और अजीत दादा पवार का पूरा एक बड़ा हिस्सा जो है खेमा एनसीपी का उनके साथ जा करके भारतीय जनता पार्टी से मिल गया। इस पूरे सियासी गेम में मास्टरमाइंड कौन है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को कहीं ना कहीं से सेकुलर साबित करने की कोशिश की। उसके बाद इसी पार्टी का धड़ा टूट करके एक कम्युनल पार्टी से जाकर के मिलता है, तो जनता के साथ ये धोखा हुआ। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे इस तरह का गेम करने का जो वजह समझ में आती है कि महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम गेम नहीं होता है, तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी के पास एरिया वाइज लीडरशिप नहीं, इसकी वजह से गेम खेलती है। इसमें ये एक तरफ से आप उसको करप्ट बताते हो, बाद में अपनी तरफ उसको ले लेते हो, तो क्या उससे जो करप्शन का इल्ज़ाम है वो ख़त्म हो जाएगा पूरा? प्लस उन्होंने एक और भी वजह बताई राष्ट्रवादी पार्टी से अलग होने के लिए कि जो कलवा मुमरा के जो आमदार हैं जितेंद्र अवार्ड साहब और जयंत पाटिल, इनको वजह बताया कि इनकी वजह से हमें पार्टी छोड़नी पड़ी है। आप क्या कहेंगे? नहीं, हो सकता है कि इस पूरे गेम में मास्टरमाइंड जो है शरद पवार हो। हम आपके लेवल पे बात करेंगे तो आपका समर्थन किसको रहेगा? देख ले, या सेशन का जो एमएलए का जो इलेक्शन रहेगा उसमें अवार्ड साहब के लिए जीत कठिन रहेगी। कितना असर पड़ेगा मुमरा की सियासत पर नजीबुल्लाह का? देख, मैंने अभी इंटरव्यू लिया एक नजीबुल्लाह के सपोर्टर अजीज़ बाटा शेख, उन्होंने आपका नाम लिया कि अगर आप मुमरा से इलेक्शन लड़ते हैं तो वो क्या बल्कि पूरा मुमरा सपोर्ट करेगा आपका। आप अपने आप को इस पद के लिए सक्षम समझते हैं? मैं नदीम लारी, ब्लैक बाम्बू मीडिया से। आज हम मुमरा के मशहूर शख्सियत, सियासत पे पैनी निगाह रखने वाले सैयद अशरफ अली भाई साहब के पास आए हुए हैं, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता भी हैं। महाराष्ट्र में जो सियासी उथल पथल है, जिस तरह से यहाँ पे सियासत में जो दाव पेच खेले जा रहे हैं, उसके मुतल्लिक हम महाराष्ट्र का जो इस महाराष्ट्र स्टेट के लिए बात करेंगे और साथ में मुमरा शहर में ये सियासी ऊँट किस करोड़ बैठेगा उस पर बात करेंगे हम। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब करें। भाई साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने हमको वक्त दिया। ये पूरा जो है मामला, जो जिस तरह से महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल हो रही है और जिस तरह से अभी एक साल पहले एक शिवसेना पार्टी दो टुकड़े होकर के जो है उसने अलग सरकार बनाई बीजेपी से मिल करके, उसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भी दो टुकड़े हुए और अजीत दादा पवार का पूरा एक बड़ा हिस्सा जो है खेमा एनसीपी का उनके साथ जा करके भारतीय जनता पार्टी से मिल गया। इस पूरे सियासी गेम में मास्टरमाइंड कौन है? देखिए, ऑलवेज़ आप देख रहे होंगे कि जब महाराष्ट्र के अंदर सत्ता बनी, क्या नाम है अपना, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी मिला के सरकार बनी, तो आपने देखा होगा उसके बाद से बीजेपी ऑपरेशन पे लग गई थी। ऑपरेशन उनका चालू हो गया था, तो उनको सत्ता एनी हाउ कोई भी तरीके से उनको सत्ता लाना था। आपने देखा होगा गोवा में उन्होंने वही किया। मतलब जो जो स्टेटों के अंदर सरकारें आई, या कर्नाटक में इसके पहले जब सरकार आई थी तब कर्नाटक में भी ये हुआ था। बीजेपी का जो मनी पावर है, मतलब मसल्स पावर्स, मनी पावर्स, और ईडी, सीबीआई, लोकली क्या नाम अपना, इवन यहाँ तक कि पुलिस कमिश्नर तक का इन्वॉल्व कर देते, तो ये इतना प्रेशराइज हो जाता है कि आदमी जो है, और खुद की लालच और खुद का कुछ किया हुआ गड़बड़ काम, तो ये कहीं ना कहीं टोटल मिला के वो सरकार को बदलने का काम करते हैं। ओके, जनता जब वोट देती है किसी को तो वो विचारधारा को देख के वोट देती है। 90% कैंडिडेट्स विचारधारा के बेस पे चुन करके आते हैं कि इस पार्टी की ये विचारधारा है। 10% होते हैं जो अपने व्यक्तिगत रूप से जीत करके आते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को कहीं ना कहीं से सेकुलर साबित करने की कोशिश की। उसके बाद इसी पार्टी का धड़ा टूट करके एक कम्युनल पार्टी से जाकर के मिलता है, तो जनता के साथ ये धोखा हुआ। देखिए, तो सरासर धोखा है ना कि आप जो है चुन के आते हो सेकुलरिज्म के उसके ऊपर, उसके बाद फिर डायरेक्ट दक्षिणपंथी पार्टी में चले जाते हो। डायरेक्ट विचारधारा का डायरेक्ट अलग, दो अलग हिस्से ना, एक सेकुलर एक कम्युनल। तो इसको अब आने वाला जब महाराष्ट्र का जो चुनाव होगा उसके अंदर जनता क्या जवाब देगी। अगर जनता ने एक मरतबा सख्ती से जवाब दे दिया तो फिर नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है आवाम। और जिस तरीके का खेल अभी सियासी लोग खेल रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं जो बैठी हुई आवाम है वो, अब ये आवाम हिंदू मुसलमान नहीं है, अब ये आवाम है, ये पब्लिक है और सब देख रही है, तो इसका फैसला पब्लिक ही देगी।
भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे इस तरह का गेम करने का जो वजह समझ में आती है कि महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम गेम नहीं होता। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इलाकाई वोटर होते हैं, कोई कोकनी है, कोई मेमन है, कोई कोली है, इस तरह से। तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी के पास एरिया वाइज लीडरशिप नहीं, जिसकी वजह से गेम खेलती है? हाँ, सीधी सी बात है कि उनकी पार्टी यहाँ पे मजबूत नहीं है। शिवसेना मजबूत पार्टी थी उद्धव ठाकरे की, उसको फ्रिक्शन करा दिया गया, 2 पार्ट में कर दिया गया। राष्ट्रवादी मजबूत पार्टी थी, राष्ट्रवादी को 2 फंक्शन में कर दिया गया। मुझे तो डर लग रहा है कि कांग्रेस का भी कुछ ना कुछ कर दिया जाए। एक्चुअली इसकी वजह क्या है? क्योंकि हम देखते हैं 27 जून को प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश की एक रैली में, सभा में उन्होंने कहा था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी करप्ट पार्टी है, और उसके फ़ौरन बाद ये गेम पूरा होता है। तो इसमें ये एक तरफ से आप उसको करप्ट बताते हो, बाद में अपनी तरफ उसको ले लेते हो, तो क्या उससे जो करप्शन का इल्ज़ाम है वो ख़त्म हो जाएगा? पूरा भारत देख रहा है। अभी प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पे थे, क्या हालत हुई उनकी वहाँ पे, कितने विरोध के नारे लगे। तो मेरे ख्याल से आज़ाद भारत में इतना मतलब इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करने वाला आदमी और तुरंत पलट जाने वाला आदमी, ऐसा प्रधानमंत्री तो नहीं देखा गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से अजीत पवार का अपने समर्थकों को लेके अलग होने का मकसद क्या है? मकसद यही है कि अब उनकी विचारधारा, उन्होंने वो विचारधारा को पसंद किया, उन्होंने अपने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को उनको नहीं जमी, इसलिए वो निकल गए। नहीं, अभी उन्होंने कुछ मीडिया में कुछ खबरें आ रही हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनना है। हम उप मुख्यमंत्री कई बार बन चुके हैं, हमें मुख्यमंत्री बनना है, ऐसा मीडिया में खबर आई। प्लस उन्होंने एक और भी वजह बताई राष्ट्रवादी पार्टी से अलग होने के लिए कि जो कलवा मुमरा के जो आमदार हैं, जितेंद्र अवार्ड साहब और जयंत पाटिल, इनको वजह बताया कि इनकी वजह से हमें पार्टी छोड़नी पड़ी है। आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। देखिए, लोग पार्टी बदलते हैं या जाते हैं, वो अपने अपने एक मकसद के लिए जाते हैं। जैसा आपने कहा कि सीएम बनना है ना, तो आदमी अपनी विचारधारा बदलता है, पार्टी बदलता है, तो कुछ एक मकसद रहता है। अब दादा किस मकसद से गए ये तो हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि दादा के अलग उनका मुकाम है। कहा जाता है कि शरद पवार साहब जो है महाराष्ट्र की सियासत के या सियासत के चाणक्य बहुत बड़े। इसके पहले भी जब एक मरतबा अजीत पवार ने जो है सीएम की शपथ ली थी, तो शरद पवार साहब ने कहा था कि ये गुगली है। उसके बाद जब ये खेल हुआ है तो एक हल्का सा बयान आया था कि ये दूसरा है। हो सकता है कि इस पूरे गेम में मास्टरमाइंड जो है शरद पवार हो? नहीं, मुझे नहीं लगता। जिस तरीके के हालात अब बन चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि ये मतलब दोस्ता है या गुगली है। मुझे ये लगता है कि जो अब ये चल रहा है ये हकीकत है। ओके, अभी भी हम आपके लेवल पे बात करेंगे तो आपका समर्थन किसको रहेगा? देखिए भाई, हम तो यूपीए के साथ हैं, हम एनडीए के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि शरद पवार के साथ पार्टी में थे, पवार साहब के साथ ही रहेंगे। अब हम बात करते हैं इस शहर की जहां हम हैं, जहां हम आपसे बात कर रहे हैं कि मुमरा में इस पूरे गेम का क्या असर पड़ेगा? असर देखिए, जब कोई बड़ा भूचाल आता है तो असर तो पड़ता है। पेड़ पौधे गिरते हैं, ज़मीन नरम होती है ना, बड़े बड़े दरख्त गिरते हैं, तो हालात तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो होंगे, असर होगा। क्या अगले सेशन का जो एमएलए का जो इलेक्शन रहेगा उसमें अवार्ड साहब के लिए जीत कठिन रहेगी? अभी आगे का इलेक्शन का तो अभी टाइम है, उसको 1.5 साल पड़ा है। अभी कारपोरेशन के उस पर बात की जाए तो ज़्यादा अच्छा है, आमदार का तो अभी लंबा है। यहाँ पर शिवसेना गुट अलग होने के बाद जो है एक बात यहाँ पे जो थी कि यहाँ पे हम मुमरा विकास अघाड़ी बनाएंगे। तो अगर मुमरा विकास अघाड़ी बनती है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बिल्कुल अलग हो जाएगी, तो आपका उसमें क्या नज़रिया रहेगा? देखिए, हम तो पार्टी के साथ है, पार्टी के साथ रहेंगे। अब इंडिपेंडेंट है यार आदमी, अब कोई मुमरा विकास अघाड़ी बनाए तो उसको मुबारकबाद। यहाँ पर ये जब पूरा सियासी गेम हुआ है तो एक नाम बहुत तेज़ी से ऊपर उठ कर के आ रहा है नजीब मुल्ला का, कि मुमरा में उनका अमल दखल इंटरफेयर बढ़ जाएगा। यहाँ पे उनके सपोर्टर बहुत सारे हैं, और मैंने अभी नजीब मुल्ला के एक बहुत बड़े सपोर्टर का इंटरव्यू भी लिया, तो उन्होंने कहा है कि नजीब मुल्ला को यहाँ से एमएलए के इलेक्शन लड़ाने की बात की जा रही है। कितना असर पड़ेगा मुमरा की सियासत पर नजीब मुल्ला का? देखिए, ऐसा है कि लड़ना ये तो अभी टाइम है इसका, इसके इतना फास्ट नहीं जाना चाहिए, आराम से भी धीरे धीरे बढ़ना चाहिए।
रहा सवाल नजीब मुल्ला इलेक्शन लड़ेंगे, जब लड़ेंगे इसका जवाब तब दिया जाएगा, बिफोर भविष्यवाणी करके कोई फ़ायदा नहीं। बट लेकिन नजीब मुल्ला का फैक्टर यहाँ बढ़ रहा है। देखिए, नजीब मुल्ला यहाँ से, इसमें कोई शक नहीं, नजीब मुल्ला यहाँ से पुराने जानकार हैं, यहाँ से पुराना रिश्ता है नजीब मुल्ला का। नजीब मुल्ला यहाँ आना जाना रहता है, यहाँ के नौजवान बच्चे भी कहीं ना कहीं नजीब मुल्ला के पास आते जाते हैं। नजीब मुल्ला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में दानिश्वर नगर से सेवकों में उनका नाम आता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब इलेक्शन लड़ना वगैरह एक अलग बात है। अभी महाविकास आघाड़ी और एनडीए, ये दो ही गुट यहाँ पे मुंब्रा में देखा जाए तो एक्टिव हैं। मुंब्रा नहीं बल्कि महाराष्ट्र में, और बाकी जो दूसरी छोटी छोटी पार्टियाँ हैं जो अपने आप को अपोजिशन होने का दावा करती हैं, उनका क्या रोल रहेगा इस पूरे सियासी गेम में? कहाँ वो फिट होंगे? कौन? ये जो महाविकास आघाड़ी और एनडीए को छोड़ करके और जो पार्टियाँ हैं। लड़ाई जो है महाविकास आघाड़ी और एनडीए की होगी। अब एनडीए के घटक दल में जो भी गए हैं, हमारी पार्टी से भी गए हैं, वो हैं और हम लोग हैं। कांग्रेस है, एनसीपी है और शिवसेना है। तो लड़ाई तो महाराष्ट्र में बहुत बेहतरीन लड़ाई होगी और मुझे यकीन है कि महाविकास आघाड़ी ही आगे जाएगी। मैंने अभी इंटरव्यू लिया एक नजीब मुल्ला के सपोर्टर अजीज़ बाटा शेख, उन्होंने आपका नाम लिया कि अगर आप मुंब्रा से इलेक्शन लड़ते हैं तो वो क्या बल्कि पूरा मुंब्रा सपोर्ट करेगा आपका। आप अपने आप को इस पद के लिए सक्षम समझते हैं? देखिए, हर आदमी अपने आप को सक्षम समझता है, और अगर अजीज़ ने मेरे लिए इतना बड़ा बयान दिया है तो उसका शुक्रिया अजीज़ का, कि चलो कम से कम इस शहर में कोई तो निकला कि जिसने 35 साल 40 साल जो मैंने खिदमत किया है इस शहर के लिए, मेरे वालिद ने जो काम किया है, कम से कम पहली मरतबा मेरा नाम तो याद किया गया। तो इसके लिए मैं अजीज़ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमेशा ये बात बोलता हूँ कि सच बोलना ही चाहिए। मुंब्रा की जनता अगर जागरूक हो जाए और एकजुट आवाज़ हो करके आपके लिए अगर जो है आपका नाम आगे करके अगर ये फैसला करे कि हमको भाई साहब से यहाँ चाहिए, तब आप क्या करेंगे? देखिए, अभी इसके लिए मैं कल, क्योंकि जाहिर है कि आपका सियासत में एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, मुंब्रा के मसाइल को आपने बहुत करीब से देखा है और आपको मुंब्रा के मसाइल को हल करने का एक्सपीरियंस भी है। इसमें कोई शक नहीं, ये हमारा शहर है, इसमें हमारा बचपना गया, इसमें हमारी जवानी गई, इसमें हमारा बुढ़ापा भी जाएगा। शहर से हमको मोहब्बत है। हमारे वालिद ने यहाँ पे दीनियात का बड़े बड़े मरकज़ कायम किया, और हम लोगों की फैमिली ने कभी शहर से कुछ नहीं लिया। मैं भी 5 साल नगर सेवक रहा, तो हमने कभी शहर से लिया नहीं। हाँ, शहर से मोहब्बत है, शहर में काम करते हैं, ऑफिस है, आके बैठते हैं, लोगों को मिलते हैं, लोगों से एक्चुअल जो लोग हैं शहर के, वो कहीं ना कहीं हमारे संबंध में रहते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं, और आगे भी काम करते रहेंगे। और ये एमएलए बनना और एमपी बनना एक अलग बात है। शहर में अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दिया, उसकी मैं बड़ी कदर करता हूँ। वापस फिर से आते हैं मुंब्रा के जो यहाँ का जो एमएलए इलेक्शन हुआ विधानसभा का, पिछले कई बार से ये आवाज़ उठ रही है कि यहाँ का जो एमएलए है वो बाहर का आदमी है। नजीब मुल्ला को भी बाहर से ही ला करके यहाँ लाया जाएगा या उनको लड़ाया जाएगा, जो भी हो। क्या मुंब्रा में ऐसी कोई पर्सनालिटी नहीं है, एक आपको छोड़ करके, क्योंकि आपका नाम सामने आ रहा है, जो यहाँ से एमएलए इलेक्शन लड़ करके जीत करके जनता काम करे? देखिए, ऐसा है कि दूर नज़दीक तक तो ठीक है, पता नहीं क्या हालात क्या बदलते हैं। अभी किसी ने सोचा था कि ये हालात हो जाएंगे, हमारी पार्टी टूट जाएगी, तो ये तो वक्त पे वो होता है कि आगे क्या होगा, और वो अल्लाह ताला जानता है कि क्या है, क्या होगा, टूटेगा, कौन लड़ेगा, कौन भागेगा, कौन कहाँ रहेगा। ये तो फ्यूचर की बात हो गई, और फ्यूचर तो कुदरत जानती है, हम तो नहीं जानते। ये जो एनसीपी और गुट टूट करके भारतीय जनता पार्टी से मिल करके सरकार बना रही है, क्या उसको सेकुलर माइंडेड लोग और ख़ास तौर से मुस्लिम वोटर्स एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, ऐसा है कि मेजॉरिटी में ऐसा मानता हूँ कि नहीं करेंगे, एनडीए को बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए, अगर पर्सनल अजीत दादा की बात होती तो बेहतरीन लीडर हैं, इस महाराष्ट्र के
नंबर 1 लीडर हैं, उनकी कैपेसिटी है उनके मुख्यमंत्री बनने की भी कोई दो राय नहीं कि उनसे ज़्यादा काम करने वाला कोई महाराष्ट्र में दूसरा आदमी नहीं है, मतलब वो मटेरियल है उस लायक के हैं। लेकिन एनडीए में जाने के बाद डिवाइड हो जाता है कहीं ना कहीं। मुस्लिम जो है वो ये देखता है कि एनडीए की विचारधारा क्या है, तो एनडीए की विचारधारा है वही जो चल रहा है, सब देख रहे हैं आपकी क्या है। अभी नया कानून ला रहे हैं ना, डरा रहे हैं कि मतलब ये आ जाएगा यूसीसी आएगा, यूसीसी में एक प्लानिंग बनाई गई, बीजेपी ने बनाया है कि यूसीसी से मुसलमान को डराना है। तो मैं तो आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि कोई ज़्यादा रिएक्शन ही मत दो, क्योंकि इस भारत में अलग अलग लोग हैं। इसी भारत के अंदर एक तबका ऐसा आता है जो मामा भांजी के साथ शादी होती है, भांजी की मामा के साथ शादी, उसको सबसे बड़ा सुगुन माना जाता है साउथ के अंदर। नरसिम्हा राव साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में नरसिम्हा राव ने जब वो थे तो उन्होंने बोला था कि आप कैसे लाओगे कॉमन सिविल कोड, क्योंकि यहाँ पे नागा लोगों को अलग फैक्टर है। सरदार हमारे मुल्क के अंदर माइनॉरिटी एक बड़ा तबका है सरदारों का, उनका एक अलग तरीके का है, आदिवासियों का अलग है। तो इतने बड़ी चीज़ को एक जगह लाना ये आसान काम नहीं है। सिर्फ जो है माइनॉरिटीज़ को डराने के लिए, और माइनॉरिटीज़ में खास करके मुसलमान को डराने के लिए सब किया जा रहा है। तो ये उनके साथ है, तो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी कैसा एनडीए की बात करेगी। तो राज्यसभा में जब ये सब बिल पास होते हैं तो ज़ाहिर है क्या ये जो गेम यहाँ पे हो रहा है, दूसरी पार्टियों के लोगों को तोड़ करके सरकार बना रहे हैं, अपनी बहुमत सिद्ध करने के लिए अपना वोट जो वहाँ पे जो रूल बनेंगे उसमें वोटिंग परसेंट ज़्यादा, उसके लिए सब पूरा गेम कर रही है बीजेपी। बस बीजेपी उसके लिए बात कर रही है, और बीजेपी वही सब कर रही है जिस तरीके से एनी हाउ कोई सा भी करके 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन जाए। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, इस देश का इतिहास भी बताता हूँ, ताकतवर की ज़्यादा दिन नहीं चलती है। एक मरतबा जो ताकत में आता है और नशे में जब चूर होता है ना, तो समझ जाइए कि कुदरत उसको परले देती है। और मुझे नहीं लगता कि इस मुल्क के अंदर अब दोबारा जो है नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार साहब इतने माहिर खिलाड़ी हैं, और जिस तरह से अजीत दादा पवार के कई बार जो है आसार शुरू से दिख रहे हैं कि ये पार्टी को अलग करके या पार्टी को छोड़ करके जाएंगे, ऐसे में शरद पवार ने अजीत दादा पवार के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, सिवाय इसके कि उनको जो है पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनाया। उनको कहा यह जाता है कि दोनों वजह हैं कि शरद पवार साहब ने भी ढील दिया है और प्लस इनको कार्यकारी अध्यक्ष न बना के इनकी नाराज़गी मोल ली, जिसकी वजह से एनसीपी टूटी है। देखिए, पार्टी के बड़े लोगों का मसला है, ये बात सही है कि अजीत दादा को जब हमारी 25वीं वर्षगांठ थी तो उसमें अजीत दादा का जो भाषण था वो भाषण ऐसा दिख रहा था कि ये भाषण कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। लेकिन मेरे ख्याल से अब अंदरूनी उनके घर घराने की बात है, आफ्टर ऑल वो चाचा हैं, वो भतीजा हैं। पार्टी घर की नहीं है ना, पार्टी घर की नहीं, लेकिन एक तरीके से मानी जाती है ना कि भाई क्या नाम है अपना, इसका सर्वे सर्वा ये होगा, इसके सर्वा सर्वा ये होगा। तो एक तरीके से जैसे बाला साहब के सर्वे सर्वा उद्धव ठाकरे जी हैं, कांग्रेस में राहुल गांधी जी हैं, तो इसी तरीके से ये है कि भाई पवार साहब के जो है गद्दी के अधिकार अजीत दादा था। ये जो स्थापना दिवस पे जो उनका भाषण था, लेकिन इसके पहले रुख तो उनका पहले भी साफ हो गया था कि जब शरद पवार साहब ने रिज़ाइन दिया उस वक्त अजीत पवार मौजूद थे वहाँ पे, लेकिन जब रिजर्वेशन वापस लिया उन्होंने तो वो वहाँ नहीं थे। ये भी बात है, कई चीज़ें को सर्कमटेंस बन गया था कि मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ होगा, लेकिन इतना बड़ा खेल होगा ये नहीं मालूम था कि इतना, मतलब एक मरतबा हुआ लेकिन दोबारा ऐसा होगा ऐसा उम्मीद नहीं थी। अभी यहीं से हम देखें तो 2023 में यहाँ पे कॉरपोरेशन चुनाव होंगे, फिर विधानसभा के होंगे, फिर लोकसभा के होंगे। महाराष्ट्र में सियासत किस हद तक गिरेगी या अपना स्तर ऊपर करेगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, महाराष्ट्र एक बेहतरीन स्टेट है। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में सबसे सेफेस्ट स्टेट अगर कोई है तो महाराष्ट्र है, और हमारे महाराष्ट्र के लोग महाराष्ट्रियन लोग हैं, सबसे मतलब इनोसेंट, मतलब हकीकत में, मतलब नो डाउट पूरे उसमें।
लेकिन जिस तरीके से यहाँ की सियासत को गंदा किया गया और यहाँ की सियासत को जिस तरीके से सेंट्रल ने जिस तरीके से तोड़ मरोड़, ये पटक वो पटक, धूम धड़ाक किया, इसका कहीं ना कहीं आवाम महाराष्ट्र की जनता मैं बोलूँगा इसका जवाब देगी और इसको नुकसान होगा, क्योंकि ताकत कभी भी ज़्यादा दिन तक नहीं चलती। जनता के लिए मैसेज? जनता के लिए कि हर आदमी को एक अधिकार है कि अच्छे लोगों के बीच में जाएं, अच्छे लोगों के साथ में रहें और एक अच्छी सरकार को, आने वाली जो भी सरकार होगी उसको अच्छे तरीके से चुने और मुल्क के आगे चले। यही एक जनता से अपील है, जनता से वो है कि आप लोग खुश रहें। आपने देखा भाई साहब ने कितना खुल करके अपने ख़यालात का इजहार किया। अब तो ये आने वाला वक्त बताया कि महाराष्ट्र में सियासी ऊँट किस करोड़ बैठता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ कि महाराष्ट्र में जिस तरह जो पार्टियां जो है अपनी विचारधारा को बदल के दूसरी पार्टियों के साथ जा कर के सरकार में शामिल हो रही हैं, जनता किस तरह से उनके साथ इलेक्शन में जो है रवैया अपनाएगी, ये देखने वाली बात होगी। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।